हेलो स्टूडेंट्स, अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टेराइल प्रिपरेशंस। स्टेराइल प्रिपरेशंस या स्टेराइल फॉर्मुलेशंस जो होती हैं, ये कौन सी डोसेज फॉर्म होती है? ये स्टेराइल डोसेज फॉर्म हम इन्हें कहते हैं, स्टेराइल डोसेज फॉर्म। तो इस चैप्टर में मेन आपको क्या क्या पढ़ना है स्टेराइल फॉर्मुलेशन के अंदर? तो फर्स्ट आपको पढ़ना है इंजेक्टेबल्स, सेकंड आपको पढ़ना है आई ड्रॉप्स, एंड लास्ट टॉपिक है जो इस चैप्टर का वो है आई ऑइंटमेंट्स। इनको स्टेराइल क्यों बोला गया है कि जो भी ये हम इंजेक्टेबल्स या फिर जो भी हम आइस की फॉर्मुलेशंस को यूज़ कर रहे हैं तो वो स्टेराइल होनी ज़रूरी है। क्यों? स्टेराइल का मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टेराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई टाइप का भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, एवरी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हम डायरेक्टली किस में यूज़ कर रहे हैं इंजेक्टेबल्स? डायरेक्टली हम सिस्टमिक सर्कुलेशन में दे रहे हैं, मतलब कि हम डायरेक्टली ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं मेडिसिन को। तो अगर मेडिसिन में कोई टाइप का भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई टाइप का भी फॉरेन पार्टिकल, डस्ट कुछ भी प्रेजेंट है तो सीधा डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाएगा और ब्लड में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। और अगर हम आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट की बात करें तो ये जो आइस की फॉर्मुलेशंस होती हैं इनको हम बोलते हैं ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशंस। तो जो भी हम ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशंस या ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बनाएंगे आइस के लिए तो वो हमेशा स्टेराइल होनी चाहिए। जैसे कि हम इंजेक्टेबल्स को स्टेराइल रखते हैं वैसे भी हम आइस की फॉर्मुलेशन को भी स्टेराइल रखेंगे, क्योंकि अगर आइस में अगर कोई भी बैक्टीरिया, डस्ट या फिर फॉरेन पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है मेडिसिन के साथ तो आइस को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए ये जो टाइप की भी 3 टाइप की फॉर्मुलेशंस है ये स्टेराइल होनी ज़रूरी है। इसीलिए इन तीनों फॉर्मुलेशन को कंबाइनली नाम दिया गया है स्टेराइल फॉर्मुलेशंस। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं? इंजेक्टेबल्स जैसे कि आप जो भी कोई इंजेक्शन यूज़ हो रहा है किसी भी रूट से, इंजेक्शन के भी बहुत डिफरेंट रूट्स होते हैं, तो डिफरेंट रूट्स पे जो भी इंजेक्शन यूज़ हो रहा है वो उसे हम बोलते हैं इंजेक्टेबल्स। तो इंजेक्टेबल्स को हम दूसरा नाम देते हैं पेरेंट्रल प्रिपरेशंस। पेरेंट्रल प्रिपरेशंस वो वाली प्रिपरेशन या वो वाले डोसेज फॉर्म जो डायरेक्टली इंजेक्ट करे जाते हैं, जिनको डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। डायरेक्टली इंजेक्ट इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन मीन्स डायरेक्टली ब्लड के अंदर इंजेक्ट करा जाता है जो मेडिसिन्स को, या फिर जो ये रूट यूज़ करा जाता है इसको हम बोलते हैं पेरेंट्रल फॉर्मुलेशंस। तो ये जो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहले तो कि इसका जो बायोअवेलेबिलिटी रहेगी, बायोअवेलेबिलिटी मीन्स इसका जो एक्शन रहेगा एब्जॉर्प्शन का, थेरेप्यूटिक एक्शन, वो 100% रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ड्रग कहीं पे जाके एब्जॉर्ब नहीं हो रही, डिज़ोल्व नहीं हो रही, डायरेक्टली सिस्टमिक में जा रही है। अगर हम टैबलेट की बात करें तो उसको काफ़ी स्टेप से निकलना पड़ता है, जैसे कि फर्स्ट टैबलेट अंदर जाएगी, टूटेगी, स्मॉल पार्ट्स में टूटेगी, उसके बाद डिज़ोल्व होगी लिक्विड में, स्टमक में या इंटेस्टाइन में। डिज़ोल्व होने के बाद वो एब्जॉर्ब होगी स्टमक की वॉल में। एब्जॉर्ब होने के बाद वो बायोअवेलेबल होगी, अपना एक्शन दिखाएगी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाकर, ब्लड में जाकर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम डायरेक्टली इंजेक्शन को ब्लड में दे रहे हैं, तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो स्किप हो जाएंगे। इस केस के अंदर जो बायोअवेलेबिलिटी आएगी, ड्रग का एक्शन आएगा पूरा का पूरा 100% आएगा ब्लड के अंदर। तो इसका जो बायोअवेलेबिलिटी है वो 100% है। तीसरा इसका एडवांटेज रहता है कि ये जो भी हम इंजेक्शंस हैं इंजेक्शंस को हम एमरजेंसी केसेस में दे सकते हैं। एमरजेंसी केसेस के अंदर जो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन रहता है वो रैपिड रहता है, मतलब इंजेक्शन लगाते ही 5 मिनट या उससे कम समय में असर आना शुरू हो जाता है इंजेक्शन का। तो ये एमरजेंसी केसेस में देते हैं। क्यों? क्योंकि ये रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है इसका, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब एक्शन आना शुरू हो जाता है लेस देन 5 मिनट्स। और अगर हम टैबलेट की बात करें तो टैबलेट लेने के बाद वो डिज़ोल्व होगी और टूटेगी, एब्जॉर्ब होगी, एक्शन शुरू करेगी, तो इस प्रोसेस के अंदर 1 आवर लग जाता है। 1 आवर बाद मेडिसिन का असर आना शुरू होता है टैबलेट या कैप्सूल में। अगर हम बात करें इंजेक्शन की तो ये 5 से कम मिनट के अंदर ही एक्शन करना शुरू कर देती है। तो जो इंजेक्शन है ये इमरजेंसी केसेस के अंदर दिए जा सकते हैं, ये इसका एक एडवांटेज है। तो अब हम बात करेंगे कि इसके जो GIT
और लिवर को बाईपास करके ये रूट सीधा सिस्टमिक के अंदर एंटर हो रहा है ये एडमिनिस्ट्रेशन। तो जीआईटी और लिवर से बाईपास करेगा, तो इसमें मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, ये सारे स्टेप नहीं हो पाएंगे। तो लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है वो नहीं होगा, डायरेक्टली ब्लड में जाएगी ड्रग। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है कि जीआईटी और लिवर को बाईपास करती है ये रूट। तो अब हम बात करेंगे पेरेंट्रल प्रिपरेशन की टाइप्स की। तो पेरेंट्रल प्रिपरेशन जो है ये 2 टाइप का है। फर्स्ट इज़ स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, सेकेंड इज़ लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में आएगा कि इंजेक्शंस हो गए, इंजेक्शंस के अंदर सॉल्यूशंस हो गए, सस्पेंशन हो गया, इमल्शन हो गया, जो कि हम स्मॉल वॉल्यूम में ही दे सकते हैं पेशेंट को। स्मॉल वॉल्यूम जैसे कि जो हम 1 से 4 ml तक इंजेक्शन लगा सकते हैं आईवी रूट से या आईएम रूट से या सबक्यूटेनियस रूट से। तो इसका जो वॉल्यूम रहेगा स्मॉल रहेगा, 1 to 4 ml तक ही हम दे सकते हैं। इसको बोलते हैं स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, जिसमें हम ड्रग्स लगाते हैं थोड़े स्मॉल अमाउंट के अंदर। अब हम बात करेंगे लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स क्या होते हैं। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत कॉमन है कि ड्रिप लगती है, तो वो ड्रिप जो है हमेशा आईवी रूट से ही लगाई जाती है। तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल सिर्फ और सिर्फ आईवी रूट से ही दिए जा सकते हैं, और जो स्मॉल वॉल्यूम है सभी रूट से दे सकते हैं। तो आईवी रूट से हम सिर्फ लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल को दे सकते हैं डायरेक्टली ब्लड में। तो इसके एग्जांपल हैं, जैसे सलाइन सॉल्यूशन हम देते हैं जो कि ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है, ग्लूकोज लगाया जाता है, ड्रिप लगाई जाती है ग्लूकोज की, सलाइन सॉल्यूशन हो गया। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स लगाए जाते हैं वीकनेस के अंदर, डिहाइड्रेशन के केस में इलेक्ट्रोलाइट्स के ड्रिप लगाई जाती है। इसके अलावा डेक्सट्रोज की ड्रिप लगाई जाती है। तो ये जो भी एग्जांपल है ये हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल, जो कि हम इसकी क्वांटिटी हम दे सकते हैं 1 to 2 लीटर तक पेशेंट को, और भी मतलब कि लीटर्स के अंदर हम इनकी क्वांटिटी को दे सकते हैं। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, कोई भी जिसको जितनी नीड हो उसके अकॉर्डिंग हम उनकी ड्रिप को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उनकी वॉल्यूम को। तो ये लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल है जो सीधा आईवी रूट के अंदर लगाया जाता है ब्लड के अंदर, और इसका जो क्वांटिटी रहती है वो 1 लीटर से ज़्यादा की भी हो सकती है। तो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल सिर्फ ml के अंदर ही लगाया जा सकता है, ज़्यादा वॉल्यूम में नहीं लगा सकते। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से रूट्स हैं पेरेंट्रल के। रूट्स पेरेंट्रल के कौन कौन से हैं इंजेक्शन के। फर्स्ट इज़ इंट्राडर्मल रूट, इंट्राडर्मल रूट। सेकेंड इज़ इंट्रा मस्कुलर रूट, सबक्यूटेनियस रूट, देन है इंट्रावेनस रूट, नेक्स्ट है इंट्रा आर्ट्रियल रूट, नेक्स्ट है इंट्रा कार्डियल रूट। ऐसे बहुत से रूट है, जैसे इंट्रापेरिटोनियल रूट, इंट्रास्पाइनल रूट जो स्पाइनल कोड में लगाया जाता है इंजेक्शन। इंट्राडर्मल रूट कहाँ पे लगाया जाता है, डर्मस स्किन की लेयर की, जो स्किन के अंदर जो डर्मस लेयर होती है उसमें, डर्मस लेयर में इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया जाता है। इंट्रामस्कुलर मसल्स के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। सबक्यूटेनियस जो स्किन की सबसे ऊपर वाली सबक्यूटेनियस लेयर होती है उसके अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रावेनस, सीधा वेन्स के अंदर लगाया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रा आर्ट्रियल, तो ये आर्टरीज में लगाया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रा कार्डियल, ये कार्डियक टिश्यूज़, कार्डियक क्या होता है, हर्ट, कार्डियक मीन्स, कार्डियक टिश्यूज़ मीन्स हार्ट की टिश्यूज़ के अंदर, डायरेक्टली हार्ट के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है हार्ट की टिश्यूज़ में, उन्हें बोलते हैं इंट्रा कार्डियल इंजेक्शन। तो ये रूट्स हैं, और भी इसके अलावा और भी बहुत से रूट्स होते हैं, बट हमने इतने ही करने हैं। इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्रा आर्ट्रियल, इंट्रा कार्डियल रूट। तो ये डिफरेंट रूट्स है पेरेंट्रल प्रिपरेशंस के। इसके साथ हमारा पेरेंट्रल जो फर्स्ट टॉपिक है इंजेक्टेबल्स और पेरेंट्रल प्रिपरेशन ये ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आई ड्रॉप्स। तो आई ड्रॉप्स क्या होती हैं, आई ड्रॉप्स ये डोसेज फॉर्म है, इसको भी हम स्टेराइल डोसेज फॉर्म बोल सकते हैं। स्टेराइल डोसेज फॉर्म है जो कि बनाई जाती हैं आइज़ के अंदर इंस्टिल करने के लिए। तो आइज़ के अंदर इंस्टिल करने के लिए जो भी मतलब बनाई जाती हैं आई ड्रॉप्स, उनकी क्या क्या फॉर्म हो सकती है, वो सॉल्यूशन हो सकते हैं, सस्पेंशन हो सकता है,
और इमल्शन हो सकता है। तो ये जो भी आई ड्रॉप्स हम बनाते हैं ये एक्वस एंड ऑयली दोनों से बनाया जा सकता है, मतलब एक्वस प्रिपरेशन भी बना सकते हैं, ऑयली भी बना सकते हैं, दोनों को यूज़ करके हम बना सकते हैं। तो जो भी हम आई ड्रॉप बनाते हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्शन फॉर्म में बना सकते हैं। तो अब हम इसके यूज़ की बात करें तो इसको यूज़ किया जाता है यूज्ड विद हेल्प ऑफ ड्रॉपर। तो जो भी हम आई ड्रॉप्स को आईज में डालते हैं वो ड्रॉपर की हेल्प से डालते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ड्रॉप। ड्रॉप इसका नाम इसलिए रखा गया है कि हम ड्रॉपर की हेल्प से इसको यूज़ करते हैं, इसको डालते हैं आइज़ के अंदर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो आई ड्रॉप के क्या एडवांटेजेस हैं? इसके ये एडवांटेजेस हैं, फर्स्ट कि जो आई ड्रॉप है ये मतलब कि पेन से रिलीफ दिलाता है, पेन रिलीफ में हेल्प करता है। नेक्स्ट कि आइज़ की रेडनेस को रिड्यूस करता है, रिड्यूस रेडनेस ऑफ आइज़। थर्ड है कि रिड्यूस इन्फ्लामेशन, आइज़ की इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। ये इसके एडवांटेजेस हैं आई ड्रॉप्स के। और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो आइज़ के डिसएडवांटेजेस हैं कि ये जो भी हम आई ड्रॉप बनाते हैं ये क्या होती हैं, ये मतलब कि इसकी विस्कोसिटी कम होने के कारण ये आइज़ के अंदर ज़्यादा टाइम तक रह नहीं सकती, ये आइज़ से बाहर निकल जाती हैं। तो आइज़ को हम ज़रा सा ब्लिंक करेंगे तो ये आइज़ से बाहर निकल जाएंगी, तो ये ज़्यादा देर कांटेक्ट में नहीं रह सकती आइज़ के, जिसकी वजह से इसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होगी और एक्शन भी कम होगा। तो लॉन्गर एक्शन नहीं होता, लॉन्गर कॉन्टैक्ट टाइम नहीं होता, लॉन्गर कॉन्टैक्ट टाइम नहीं होगा, जिसकी वजह से आई ड्रॉप्स की जो बायोअवेलेबिलिटी है वो लेस रहती है, कम रहती है। तो इसकी वजह से इनको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इनकी विस्कोसिटी कम होने के कारण ये आइस से जल्दी से बाहर निकल जाती हैं। तो ये हो गई इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि फॉर्मुलेशन अगर हम करें आई ड्रॉप्स की तो हम क्या क्या इसमें ऐड करते हैं। फॉर्मुलेशन जिसके अंदर हम क्या क्या व्हीकल्स ऐड करेंगे, सबसे पहले तो प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स ऐड करे जाते हैं। सेकंड हम इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रोकने के लिए, कम करने के लिए इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करे जाते हैं। थर्ड है कि हम इसके अंदर विस्कोसिटी सेट करने के लिए विस्कोलाइटर यूज़ करते हैं, जिसमें हम विस्कोसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ना तो विस्कोसिटी इतनी कम हो सॉल्यूशन की या ड्रॉप की कि वो आइस में डालते ही मेडिसिन बाहर निकल जाए, और इतनी ज़्यादा भी ना हो कि वो बिल्कुल ही चिपक जाए मेडिसिन आइस में कि ब्लर दिखने लग जाए, पेशेंट को अनकंफर्टेबल फीलिंग हो। तो विस्कोसिटी सेट करेंगे। सेकंड है कि आइसोटोनिसिटी सेट करेंगे, जिसके लिए हम आइसोटोनिक कोई भी कंपाउंड डालेंगे। तो आइसोटोनिक बनाएंगे इसको, क्यों? क्योंकि ये आइसोटोनिक होना चाहिए। अगर ये आइस की पीएच के साथ नहीं मतलब मैच करेगा, अगर पीएच कम ज़्यादा होगी तो आइस में बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज करेगा। इरिटेशन की वजह से बहुत ज़्यादा टीयर मतलब सिक्रीशन होगा। टीयर सिक्रीशन की वजह से क्या होगा, जो मेडिसिन है या जो ड्रग है वो बाहर निकल जाएगी, आइस में लंबे समय तक नहीं रह पाएगी। तो आइसोटोनिक होना चाहिए, ये नेचर में पीएच मैच करनी चाहिए इसकी। और नेक्स्ट हम क्या यूज़ करते हैं प्रिपरेशन या फॉर्मुलेशन में, वो पीएच एडजस्टमेंट के लिए बफर यूज़ किए जाते हैं, जिससे पीएच को मेंटेन किया जाता है फॉर्मुलेशन की। और इसके अलावा एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब कोई भी ड्रग जो कि हमें बनानी है एक्शन के लिए। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट में जैसे एग्जांपल पिलोकार्पिन आई ड्रॉप बनाएंगे तो एक्टिव इंग्रेडिएंट है पिलोकार्पिन। अगर हम एट्रोपिन का आई ड्रॉप बनाएंगे तो एट्रोपिन क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, मतलब ये मेन ड्रग है जो कि एक्शन करेगी डिजीज़ को ठीक करने के लिए आइज़ की। तो बाकी सब क्या है, बाकी सब व्हीकल हैं या फिर एडजुवेंट्स है जो हम यूज़ कर रहे हैं, एक्सीपिएंट्स हैं इनको बनाने के लिए। बट एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा है, ड्रग कौन सी है जो काम कर रही है डिजीज़ पे, वो है पिलोकार्पिन और एट्रोपिन। इसके बाद हम बात करेंगे इसके कंटेनर्स की। अब कंटेनर्स की अगर हम बात करें तो कंटेनर जो है वेल क्लोज कंटेनर होने चाहिए और ड्रॉपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी हम यूज़ कर रहे हैं आई ड्रॉप, तो उसको हम ड्रॉपर की हेल्प से आइज़ में इंस्टिल कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ड्रॉपर की ज़रूरत है। तो ड्रॉपर होना चाहिए आई ड्रॉप्स की कंटेनर के साथ। अब हम बात करेंगे लेबलिंग की। तो लेबलिंग में
मेंशन होना चाहिए फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। और दूसरा मेंशन होना चाहिए नॉट यूज़ आफ्टर 1 मंथ। मतलब कि क्या है कि कंटेनर को ओपन करने के बाद जो उसकी सील है, उसकी सील को ओपन करने के बाद जब हम उसको यूज़ करने लग जाते हैं तो यूज़ स्टार्ट करने के बाद 1 मंथ से ज़्यादा हमें इसे यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि लिए आफ्टर ओपनिंग, ओपन करने के बाद कंटेनर को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 1 महीने बाद कंटेमिनेशन का कंटेंट ज़्यादा हो सकता है। अगर हम 1 मंथ तक उसे रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, रेगुलर उसका कैप खोल रहे हैं, ड्रॉपर खोल रहे हैं, ड्रॉपर को हम आइज़ में यूज़ कर रहे हैं, तो बार बार खोलने से क्या होगा, इसमें डस्ट एंटर हो सकती है जिससे कि कंटेमिनेशन हो सकता है। तो 1 मंथ तक तो ज़्यादा कंटेमिनेशन नहीं होगा, बट 1 मंथ पूरा होने के बाद कंटेमिनेशन ज़्यादा हो सकता है। इसलिए इस कंटेनर को ओपन करने के बाद 1 मंथ से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, तो वो लेबल के ऊपर मेंशन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके यूजेस की। तो आई ड्रॉप्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं? आई ड्रॉप्स एज अ एंटीसेप्टिक यूज़ हो सकते हैं आइज़ में अगर कोई इन्फेक्शन है तो, और एंटी इन्फ्लामेटरी यूज़ हो सकते हैं। इसके बाद एंटी फंगल यूज़ हो सकते हैं फंगल इन्फेक्शन में, और भी बहुत से यूज़ होते हैं। प्रोटेक्टिव यूज़ हो सकते हैं, मतलब आइज़ को क्लीनिंग करने के लिए आइज़ क्लीनिंग एजेंट भी यूज़ हो सकते हैं। तो ये बहुत से यूजेस हैं जिसके लिए हम आई ड्रॉप्स को यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। तो आई ड्रॉप के एग्जाम्पल हैं पिलोकार्पिन आई ड्रॉप्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एट्रोपिन आई ड्रॉप्स। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं आई ड्रॉप्स के। इसके साथ हमारा आई ड्रॉप का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आई ऑइंटमेंट्स। तो आई ऑइंटमेंट की अगर हम बात करें तो ये आई ऑइंटमेंट क्यों बनाई गई? ये इसलिए बनाई गई क्योंकि ये जो हम आई ड्रॉप यूज़ कर रहे थे उसका ड्रॉबैक ये था कि इसकी विस्कोसिटी कम होने की वजह से ये ज़्यादा टाइम आइज़ में रिटेन नहीं रह सकते। ये आइज़ से बाहर निकल जाते हैं, नॉट रिटेन। ये ज़्यादा समय तक आइज़ में रिटेन नहीं रह सकते, जिसकी वजह से ड्रग का जो एक्शन है वो कम आएगा, बायोअवेलेबिलिटी कम होगी, तो जिस वजह से आई ड्रॉप्स को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता। तो अब इसीलिए इसके ड्रॉबैक की वजह से आई ऑइंटमेंट बनाए गए। आई ऑइंटमेंट क्या होते हैं? ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं, ये लंबे समय तक आइज़ में रहते हैं, बट इसके भी काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं जो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया बात की ड्रॉप्स के जो ड्रॉबैक हैं इसको ओवरकम करने के लिए हमने आई ऑइंटमेंट बनाया। तो बात करेंगे आई ऑइंटमेंट जो हमने बनाया है, इसके एडवांटेजेस हैं कि ये लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक आइज़ में रिटेन रहते हैं। तो इसका एडवांटेज है कि ये लंबे समय तक आइज़ में रिटेन रहेंगे, और सेकंड इसका एडवांटेज है कि इसको बनाना भी इजी होता है, इजीली मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट जो हम इसको बनाया क्यों है हमने? इसकी बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू आई ड्रॉप्स, क्योंकि ये लंबे समय तक आइज़ में रहते हैं, बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। बट अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि जो आई ऑइंटमेंट है ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। सेमी सॉलिड के साथ साथ ये क्या प्रिपरेशन है? ये ऑयली प्रिपरेशन होती हैं। इसके अंदर हम वैक्स भी यूज़ करते हैं ऑइंटमेंट बेस की तरह, तो जिसकी वजह से ये ऑयली और वैक्स और सेमी सॉलिड होने की वजह से आइज़ में क्या हो जाएगी? ब्लर विज़न हो जाएगी। लंबे समय तक पेशेंट को जो है ढंग से दिखाई नहीं देगा, ब्लर दिखाई देगा, तो जिसकी वजह से पेशेंट की कंप्लाइंस कम होती है, पेशेंट अनकंफर्टेबल फील करता है। पेशेंट लंबे समय तक अनकंफर्टेबल फील करता रहेगा, आइज़ में ब्लर विज़न होगा, जैसे कि आइज़ में किसी ने ऑयल डाल दिया ज़्यादा विस्कस वाला। तो इस वजह से पेशेंट कंप्लाइंस कम होता है आई ऑइंटमेंट का, इसीलिए आई ऑइंटमेंट बहुत ज़्यादा रेयरली यूज़ करी जाती हैं। अब हम बात करेंगे आई ऑइंटमेंट में हम क्या क्या ऐड करते हैं या कैसे इसको बनाते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ आई ऑइंटमेंट। फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं? हम ड्रग लेंगे, ड्रग को हम ऑइंटमेंट बेस में ऐड करेंगे। ऑइंटमेंट बेस में हम क्या क्या मोस्टली ऐड करते हैं आइज़ के लिए? आइज़ के लिए हम ऑइंटमेंट बेस में लिक्विड पैराफिन यूज़ करेंगे।
इसके अलावा हम बीज वैक्स भी यूज़ कर सकते हैं आइज़ के लिए। तो ये जो भी ऑइंटमेंट बेसिस हैं इनके अंदर हम ड्रग ऐड करेंगे और इनको क्या बना देंगे, आई ऑइंटमेंट बना देंगे। बट ये रेयरली यूज़ होते हैं, ज़्यादा इनका यूज़ नहीं है क्योंकि इनकी ज़्यादा विस्कोसिटी की वजह से आइज़ में ब्लर विज़न रहता है और पेशेंट अनकंफर्टेबल फील करता है। और इसमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस इसको पैक करने के लिए और लेबल करने के लिए। लेबलिंग इसकी वही है सेम की फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। और इसके कंटेनर जो हैं वो सिंपल ट्यूब, एल्यूमिनियम टिन की ट्यूब आ सकती है। इसके अलावा प्लास्टिक का कंटेनर भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं जो कि वेल क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए। और जो भी हम प्रिपरेशन आइस के लिए बना रहे हैं वो स्टेराइल होनी चाहिए। तो हम इसको एज असेप्टिकल रूम के अंदर असेप्टिकली इसको बनाते हैं। इसके साथ हमारा ये स्टेराइल फॉर्मुलेशन का चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।